Hi, this is Tanya, and you're watching Tea with Tanya. Today we have Dr. Anuj Rastogi. He is the head of Department of Pediatrics and Neonatology in Jaswant Rai Specialty Hospital, and he also heads Tara Special Care Home, one of a kind, state-of-the-art center for children in Meerut, Uttar Pradesh, India. So, Dr. Rastogi, आपको 30 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। 30 साल पहले जब आपने काम शुरू किया और अब 30 साल बाद काम में क्या फर्क दिख रहा है आपको? There is a lot of difference now. जैसे पहले it was more of a experience based work, now it is more of a evidence based. क्योंकि जो हम पहले किताबों में पढ़ते थे वो टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ते थे जो इंडिया में तब तक अवेलेबल भी नहीं थी। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तब भी एकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन ये सब शुरू हुआ था, जबकि हमारी बुक्स में तो काफ़ी पहले से लिखा हुआ था। तो उससे बहुत डायग्नोसिस और जो हम सोचते थे वो चेंज हो गए। राइट। सो डॉक्टर रस्तोगी, जैसे हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, एक बड़ा चेंज हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के भी दिख रहा है, खास करके पेरेंट्स के अंदर। अगर एक पेरेंट सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बच्चे पे उसका क्या असर पड़ रहा है या नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, अगर पेरेंट्स खुद ही सोशल मीडिया में बच्चों के सामने लगे रहेंगे तो बच्चे सारा बिहेवियर हम ही को कॉपी करके सीखते हैं और हम ही से सीखते हैं। उन्हें क्या पता क्या सही है क्या गलत है। अगर पेरेंट्स हर समय सोशल मीडिया पे रहेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली सोशल मीडिया में जाना चाहेंगे। आपके हिसाब से डॉक्टर रस्तोगी, विथ योर एक्सपीरियंस, बच्चे की कौन सी एज को सबसे एक्सप्रेशनेबल एज माना जा सकता है? मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज है वो 6 मंथ है। 6 मंथ ऑनवर्ड, जब उसका वीनिंग का टाइम होता है, जब उसको खाना खाना सिखाया जाता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। और वहीं वहीं से गलती शुरू हो जाती है। जैसे कि एक दो गलतियों के बारे में? जैसे कि आई ऑलवेज एडवोकेट बेबी लेट फीडिंग, कि बच्चा खुद सेलेक्ट करे खाना और खुद खाना सीखे। तो उसमें जैसे बच्चे ने पहली बार में कोई चीज़ उठाएगा तो वो मुंह तक ले जाएगा, कई बार उसके गले में फंसेगी, कभी वो प्यूक कर देगा, कभी लाइक नहीं करेगा। तो वो, बट इवेंचुअली इनिशियली इट इज गोइंग टू बी मैसी। शुरू में तो बहुत गंदा सा लगेगा, कपड़े वपड़े गंदे हो जाएंगे, बट वो धीरे धीरे वो खुद सीख जाएगा। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट तो आपको पता ही नहीं होता उसे कब खाना है कब नहीं खाना है, कब छोड़ना है। तो वो एक आपस में ना एक टसल शुरू हो जाती है, एंड देन एवर्जन ऑफ फूड शुरू हो जाता है। बट डॉक्टर रस्तोगी, क्या ये कहना गलत होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स माइट नॉट अग्री विद दिस, बिकॉज उनका कहना है कि अगर हम बच्चे पे खुद का सिलेक्शन छोड़ देते हैं खाने का, तो बच्चे तो इधर उधर का खाने का सोचते हैं, ठोस खाना खाना पसंद नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली 6 महीने के बच्चे को तो इधर उधर का खाना पता भी नहीं है, एंड इट इज नॉट द टाइम फॉर फूड प्रेफरेंसेस। ना तो उसको नमक पता है, ना मीठा पता है, ना ही थोड़ा टेस्टी फूड पता है। तो दिस इज द टाइम इन 6 to 12 मंथ जब आप उसकी टेस्ट प्रेफरेंसेस सेट इन करते हैं। तो जो आजकल मॉडर्न रिकमेंडेशन है कि आप शुगर ना दें और सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा शुगर ना दें, तो दैट मेक सेंस। और जैसा कि हमने इस बात की शुरुआत चेंजेस से की है, तो आज से 30 साल पहले जो जनरेशन थी, जो पेरेंटल जनरेशन थी, और आज की जो पेरेंटल जनरेशन है, दोनों के पेरेंटिंग मेथड्स में काफ़ी फ़र्क आ गए हैं। पर क्या ये फ़र्क अच्छा है या कुछ उसमें अच्छा नहीं भी है? नहीं, ये तो इवोल्यूशन है। हुँ। उससे 30 साल पहले आप पूछोगी तो वो उससे बेटर हुआ। देखिए, साइंस का क्या है कि जो आज हम कर रहे हैं वो भले ही सही लग रहा हो, इसका जो 50% है वो आने वाले 10 years में रॉन्ग साबित हो जाएगा। तो ये तो इवोल्यूशन है। वी आर डूइंग अवर बेस्ट। डॉक्टर रस्तोगी, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके इन मैसिव एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स में आपने पेरेंट्स को, लगभग सारे पेरेंट्स को, वो कौन सी कॉमन गलती करते हुए देखी अपने बच्चों के साथ? जैसे कि वो बच्चों को बहुत छोटा समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि वो हर चीज से कुछ सीखते हैं। जो एक हिंदू फैमिली में बच्चा अपने फादर को पापा कहेगा, एक थोड़ा सा मॉडर्न फैमिली है या थोड़ा वहाँ डैडी कहेगा बच्चे को, हुँ। या मुस्लिम फैमिली है तो वहाँ अब्बा कहेगा। तो ये तो हम सिखाते हैं। और ये जो फर्स्ट 3 years हैं उस समय हमारा ब्रेन मोस्ट रिसेप्टिव होता है। मतलब इवन यू कैन टीच चाइल्ड मल्टीपल लैंग्वेज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ओके। उसकी जो सेंसेस इतनी एलॉबरेटेड रहती हैं उस समय, वो पूरे न्यूरॉन्स बने नहीं होते। बाद में तो न्यूरॉन्स की प्रूनिंग शुरू हो जाती है, मतलब छटाई शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट 3 years आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट राइट। एंड फॉर फ्यूचर।
डॉक्टर रस्तोगी, हर पेरेंट को ये लगता है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट और वो सबसे दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जहाँ पे आप क्लाइंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो डिनायल में है? ये तो रोज ही होता है बिकॉज दे हैव देयर ओन बिलीव्स। राइट। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सपोज मैं अगर किसी टेक्निकल आदमी के पास जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव सम ailment और सम प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा अपने दोस्त के क्लिनिक पे, आई विल कीप सिटिंग देयर। और अब तो बैठना भी आसान हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी साथ रहती है, हम्म। एंड आई गिव हिम टाइम और फिर मैं उनके पास जाता हूँ एंड आई डोंट आर्ग्यू विद देम। हम्म। हो सकता है मैं उनकी बात को उस समय ना समझ रहा हूँ, एंड आई कैन क्रॉस चेक दैट ऑल्सो। आई नो वो यही कर रहे हैं तो वो बेटर ही बताएंगे, बट ये जो डिजावू सेंस है ये बहुत लोगों में नहीं होती है। ओके। वो सोचते हैं वो जो सोच रहे हैं वो सही है, हम्म। और उन्होंने शायद अपने माँ बाप से सीखा है कुछ और उन पे काम किया है तो शायद उनके बच्चे पे भी काम करेगा। एंड मोस्टली ना डॉक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वी आर वर्किंग ऑन ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म, राइट। मतलब वी आर चार्जिंग अवर फीस एंड देन वी आर डूइंग द क्रॉस कंसल्टेशन। तो वो उसमें ना वो कहीं ना कहीं वो बायस फील करने लगते हैं। कि अच्छा ये तो पैसे ले रहे हैं तो हाँ, कुछ भी समझा रहे हैं। कुछ भी समझा तो रहे हैं इस या स्टिग्मा को आप कैसे ब्रेक करते हैं एज अ डॉक्टर? वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, और जो भी ऑनेस्टली जो ठीक लगता है बच्चे के इंटरेस्ट में हम्म। वो बताते हैं। अब माने ना माने तो मुझे तो शुरू से ही लगता है अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो उसका लॉस है। आई ट्राई माई बेस्ट। बट ये जो डिनायल की बात हो रही है कि बहुत सारे पेरेंट्स खुद को उस लेवल पे मानने लगते हैं कि हमें सही पता है, हमें ज्यादा पता है, क्या इसमें कहीं गूगल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है? उसका कम है, उनके अपने जो पुराने बिलीव्स हैं, हम्म। बिकॉज वी आर प्रोडक्ट ऑफ अवर पास्ट। राइट। जो हमने सीखा है अपने पास्ट से, चाहे वो गलत है या सही है, वो ही हम सही मानते हैं। राइट। और बहुत सारी चीजें हम सुनते हुए आते हैं, और जो वो सुनते हुए आते हैं ना वो बड़ी धीरे धीरे चेंज होती हैं। राइट। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी मुझे अक्सर डांटती थी कि नमक जमीन पे नहीं फेंकना, ये आंखों से बीनना पड़ता है। अच्छा। तो वो दैट आई डोंट नो, एंड ग्रेजुअली आई लर्न कि ये नमक उस समय बहुत मुश्किल से मिला था, अच्छा। और दांडी यात्रा करी थी गांधी जी ने, और जिसके बाद कुछ नमक वगैरह मिला था। तो नमक स्कैरसिटी से था, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट वहाँ इवॉल्व हो रहा था। फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो जब नमक बहुत फ्रीली मिलने लगा होगा तो वो फेड आउट हो गया। तो ये जो आपने किस्सा बताया डॉक्टर रस्तोगी, ये बहुत अच्छा किस्सा है। मैंने कई सारे पेरेंट्स अपने जान पहचान में, अपने घर परिवार में देखा है कि जब बच्चे को बात मनवानी होती है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं फियर क्रिएट कर देते हैं कि वहां मत जाओ, वहां पे कोई आने वाला है, तुम्हें ले जाएगा बैग में डाल के। क्या इस तरह की इमोशंस को इतने छोटे बच्चों में इम्बाइब करना सही है? नहीं, ये देयर आर टू रीजंस वी शुड नॉट डू दैट। फर्स्ट, कि एक तो आप उसे डरा रहे हैं, उसके राइट। दिमाग में एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली वो जाएगा जरूर वहाँ, और जब हम्म। जाएगा और वो देखेगा ऐसा कुछ नहीं है तो वो आपको सोचेगा आप झूठ बोलते हैं। ओके। तो आपने ना अपना जो ट्रस्ट बिल्डअप होना था उससे, एक जो जो ट्रस्ट वाली एक रिलेशनशिप बिल्डअप होनी थी, उसे डैमेज वो कर नहीं दिया। हो पाई। तो इज देयर एनी कट टू कट मेथड फॉर बेस्ट पेरेंटिंग या ऐसा कुछ नहीं है? नॉट कट टू कट पेरेंटिंग, एक्चुअली पेरेंटिंग कोई पढ़ाता ही नहीं है। और हम्म। पेरेंटिंग को तो मुझे आज जो मैं सीखा हूँ कि हम्म। एक पेरेंटिंग की भी क्लास होनी चाहिए। जब हम्म। आप पेरेंट बनने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पेरेंटिंग की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। अगर आप क्लास भी नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ पेरेंटिंग मैगजीन्स पढ़िए और उसे ट्रस्ट कीजिए। राइट। डॉक्टर रस्तोगी, अगर आपको ऐसे एक क्लास में जाना पड़े पेरेंट्स को सिखाने के लिए, वो कौन सी खास 5 बातें हैं जो आप सिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे पहले, जो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीरियड है, 6 to 12 मंथ है, ओके। उसमें मैं बोलूंगा इट शुड बी बेबी लेट फीडिंग। और सेकंड, आई विल टीच देम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नियोफोबिया। विच इज? नियोफोबिया, जब आप अच्छा। एक नई चीज यूज करते हैं तो आपका सेंसरी सिस्टम उसे रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इट टेक्स 10 to 15 एक्सपोजर बिफोर यू गेट यूज यूज्ड टू टू ऑफ इट। दैट। चाहे वो कपड़े पहनना हो या फूड का इंटेक करना हो, राइट। दे आर सर्टेन टेस्ट विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लाइक ओके। आलू जो है हर सब्जी में पड़ता है और हर शहर में चलता है, हर देश में चलता है। राइट। चॉकलेट बाई एंड लार्ज सब पसंद करते हैं, आइसक्रीम सब पसंद करते हैं। मैंगो फलों का राजा कहलाता है क्योंकि वो हर आदमी खाता है। राइट। और तो इस तरह से ना कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट हैं, जिसकी जो स्मेल है वो थोड़ी ऑफेंसिव है। अब घिया तोरी खाना आसान नहीं है, टिंडा खाना आसान नहीं है। राइट। तो अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही, क्योंकि हम प्रीच तो बहुत करते हैं कि 5 फ्रूट सर्विंग होनी चाहिए, 5 वेजिटेबल सर्विंग होनी चाहिए, बट
हकीकत रूटीनली में तो ही हम होता है हकीकत में ना। नहीं करते हैं, जबकि उसे हमें हर मील में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देनी चाहिए। और अगर बच्चा बहुत रेजिस्टेंस शो करता है किसी राइट। पर्टिकुलर वेजिटेबल के लिए, तो आपको उसकी मेकिंग में, उसकी बाइंग में, उसकी परचेजिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। कि आपके फादर देखो ये घिया खाते हैं, कौन सा घिया लोगे अपने पापा के लिए, लाइक दैट यू कैन इन्वॉल्व हिम। तो धीरे धीरे डिसेंसिटाइज हो जाएगा। और उसको पहले घिया से खेलना सिखा दो, उसके ब्लॉक्स बना दो माउस से। ओके। तो जब हम एक चीज को बार बार यूज करते हैं ना, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस बेटर हो जाती है। ओके। जैसे आप एक नई जगह जाते हो या हम्म। नया फूड ट्राई करते हो या किसी के घर जाते हो पहली पहली बार, तो आपको कैसा फील होता है। और आउट ऑफ जब आप प्लेस, हाँ। फ्रिक्वेंटली जाने लगते हो, तो वो फिर वो अपनी प्लेस लगने लगती है। इट्स राइट। सेम। सो डॉक्टर रस्तोगी, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं, घर परिवार में लोग हैं जो अभी अभी माँ बाप बनने का सुख उन्होंने प्राप्त किया है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के लिए तो दुनिया नहीं है, पर एज अ पेरेंट हमारे लिए भी बहुत कुछ नया हो जाता है, और इसी नएपन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। क्या ये सच है? इट्स बीन सेड, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ए मदर इज बॉर्न। ऑल्सो बॉर्न, यस। तो मदर बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम्म। एंड और मदर बनने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, नहीं दी बिकॉज वो जाती। जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो फिर वो आप मैटरनल इंस्टिंक्ट्स अपने मेंटेनेंस आप, की हाँ। मेंटेनेंस में उलझ जाते हो, और कुछ आपका न्यूरो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। राइट। बट इन फैक्ट यू आर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर टू वेलकम योर न्यू बेबी राइट। डायरेक्टली। इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग इट रेडी, बट डायरेक्टली कि उसके लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होंगी, कैसे आप करेंगे, वो सब कोई नहीं ट्रेनिंग। वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड चलता है कि जो मदर इन लॉ है या आपकी मदर है वो बना बताती हैं, लाइक दैट। सो कैन वी से दैट कि इस लैक ऑफ ट्रेनिंग या प्रिपरेशन की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन अब बहुत कॉमन हो गया है? नो, नॉट रियली बिकॉज ऑफ दैट। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो इस वजह से ज़्यादा है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो बहुत हाई पीक करता है जब आप प्रेगनेंसी की पीक पे राइट। होते हैं। और जैसे ही आप बच्चा डिलीवर करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है। राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। एंड वन मोर रीजन इज, मैंने देखा है, और मेरी क्लिनिक पे आई हैव केप्ट वन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, एंड जो भी यंग मदर आती है उससे पूछती तुम कैसी हो, एंड ओके। मोस्ट ऑफ देम दे ब्रेक डाउन इनटू द टीयर्स। ओके। There are two psychology behind this. First, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबका फोकस अननोइंगली बच्चे बच्चे पे पे चला चला जाता है और जाता है। माँ को पूछना बंद कर देते हैं। हम्म। सेकंड, सबको चाहिए होता है कि फर्स्ट बेबी जो है ना मेल हो जाए। तो वहां भी वो कहीं ना कहीं एक वो जैसे इमोशनल। मदर इन लॉ ये कहती है अच्छा होता इसके बेटा हो जाता तो बेफिक्री हो जाती, हम्म। मतलब कुछ ना कुछ कह के वो बोलती हैं। हम्म। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो मदर इन लॉ है वो थोड़ा सा सरकाज़म में बोलती हैं, तो हम्म। वो क्योंकि उस समय आप अकेले होते हो, कोई काम भी नहीं करना होता, तो यू लैंड अप इनटू द इंट्रूसिव थिंकिंग। हम्म। आप बार बार उसी पे बिल्डअप करने लगते हो, राइट। एंड दैट लीड टू लॉट मेनी प्रॉब्लम। डॉक्टर रस्तोगी, एक बच्चे को बड़े करने में, उसकी परवरिश में क्या दोनों पेरेंट्स का शामिल होना बेहद जरूरी है? यस, ऑफ कोर्स, दोनों पेरेंट्स का शामिल होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर अकस्मात किसी के एक पेरेंट खत्म हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, और बच्चा किसी वजह से, आजकल तो लोग सेपरेट भी हो जाते हैं, बच्चे को एक पेरेंट के साथ अगर बड़ा होना पड़े, तो क्या ये एक आइडियल सिचुएशन है उस बच्चे के नहीं, ये लिए? बिल्कुल भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, और ऐसे में मदर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि मुझे इसको कोई भी ऐसे कंसेशंस या ऐसा कुछ नहीं देना है जिससे ये और ज़्यादा स्पॉइल हो जाए। ओके। तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जब एक बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हो रहा है तो उसको ज्यादा कंसेशन मिलती है। कंसेशन भी मिलती है और उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाती हैं, बिकॉज उसको जो भी बैकड्रॉप पे नॉलेज मिलती है वो बहुत अच्छी नहीं मिलती है। हम्म। उसको मेंटली प्रिपेयर भी नहीं करा जाता इस बात के लिए, तो वो प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर रस्तोगी, आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। मैं एक जॉइंट कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ। मेरी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन रही हैं बड़े होते वक्त कि जैसे कि जब हम बड़े हो रहे हैं परिवार में, तो हम बड़ी आसानी से अपने माँ को तुम कहकर तो संबोधित कर देते हैं, लेकिन पिता को कभी तुम नहीं कहते, आप करके संबोधित करते हैं। तो इसमें क्या दोनों पेरेंट्स का कोई रोल रहा है, या इसमें माँ और बच्चे के बीच में ज्यादा लगाव है इसकी वजह से है? नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट रिगार्डिंग अटैचमेंट, इट इज रिगार्डिंग एक्सपोजर। बिकॉज मोस्टली पे जो फादर है वो घर में तो रहते नहीं है, वो तो हम्म। उनका एक्सपोजर ही कम है। हम्म।
और इनिशियली भी 2-3 इयर्स तक भी बच्चे की जो केयर है बाय एंड लार्ज वो मदर के द्वारा ही होती है, राइट। चाहे वो फीडिंग कराना है, चाहे उनके कपड़े वपड़े चेंज करना है। तो वो एक सोसाइटी वाइज थोड़ा मतलब एक थोड़ा सा टेक्निकली डिफरेंस है कि फादर से एक्सपोजर कम है, और मदर कई बार अपने लिए भी खुद ही इतना बच्चे को प्रीच करने के चक्कर में खुद भी कह देती है कि देखो तुम मेरी तो सुन नहीं रहे हो, तुम्हारे पापा आएंगे ना उनसे मैं ही कहूंगी। तो पापा बिकम्स अ डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट हाँ, कैरेक्टर, शी हरसेल्फ मेड हिम ए डोमिनेंट। डोमिनेंट कैरेक्टर, राइट। तो ये सही है बच्चे के मन में पिता के लिए इतना खौफ पैदा करना? सबसे पहले तो पिता के लिए खौफ पैदा करने के अलावा अपने आप को बिलिटिल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो राइट। उससे क्या होता है, जो आपकी अथॉरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। आई ऑलवेज से देयर शुड बी वन गवर्नमेंट इन द हाउस, जो माँ के है वही फादर के। हम्म। और जब आप ये कहती हो कि तू मेरी तो सुनता नहीं है, अब ये तेरे पापा से कह रही हूँ मैं, हम्म। तो इन 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 ए वे वो आपने फादर वहां को पे और खुद को ज्यादा ना छोटा कर दिया। इंस्टिगेट कर हाँ। देती है। कई बार फादर इस बात को लेके बच्चे पे गुस्सा हो जाएंगे, और कुछ लोग स्पैंक भी कर देते हैं बच्चे को। हम्म। तो वो एक ये सब ना हम शॉर्ट टर्म गेन करते हैं इससे। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर मैं किसी को कुछ भी शिक्षा दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, अब आप मेरे से कोई छोटा है या पावर में कमजोर है मुझसे, तो मेरी बात मान लेगा, बट उसका मन मेरी बात मान ले वो और उसे कन्विंस नहीं हुआ है। कन्विंस नहीं, हाँ, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप बच्चे के साथ जो भी करें, आप उसका लॉन्ग टर्म रिpercussion जरूर सोचें। तो बच्चे पे हाथ उठाना ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेज ये गलत है? बहुत सारे लोग इसको एक तरह का डिसिप्लिन करना भी मानते हैं। दिस इज नोन एज कॉर्पोरल पनिशमेंट। नो, इट्स नॉट करेक्ट। एटलीस्ट आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं है। वो जमाना अलग था, जैसे फादर ने अपने बच्चे के मारा और फादर को फादर के फादर ने मार दिया। तो ये एक एक बार से लेगेसी क्रिएट हो गई है ट्रॉमा की, हो राइट। गई। एंड देयर आर लॉट मेनी चिल्ड्रन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। हम्म। तो वो टाइम था जब डेप्रिवेशन भी था और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। अब एक एक दो दो बच्चा है, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। डॉक्टर रस्तोगी, यहाँ पे मैं बात को थोड़ा सा एक अलग रुख पे ले रही हूँ कि मैंने कई बार अपने घर के सेटिंग पे, अपने दोस्तों के घर के सेटिंग पे ये होते हुए देखा है कि जब हम छोटे होते हैं और माता पिता के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वर्बल एक आर्ग्यूमेंट हो रही है, और अगर किसी तीसरे ने उनको वहां पे टोक दिया, ये क्या है कि बच्चा है, बच्चे के सामने ये सब मत करो, तो बड़ी आसानी से कंधा झाड़ देते हैं, ये कहते हैं कि वो तो बहुत छोटा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये सही है? नहीं नहीं, उसे सब समझ में आता है। उसे सब समझ में आता है। वो जब आप उसके सामने कुछ भी मिसबिहेव कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो ही गेट डिस्टर्ब। उसको सबसे पहले ये लगता है, उसके बाल मन को, वो एक छोटा ब्रेन है ना, दिस इज हाउस इन कंस्ट्रक्शन, हम्म। इट्स नॉट फुल हाउस। हम्म। तो वो ये सोचेगा कि अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो मैं किसके साथ रहूंगा। हाँ, इमीडिएटली एज सून एज यू स्टार्ट फाइटिंग और आर्गुइंग, वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मन टूट जाता है। बिकॉज यू आर मेकिंग हिम चॉइस बिटवीन टू फेवरेट पीपल, राइट। सो इट इज नॉट गुड, नॉट राइट। एट ऑल गुड। एक बच्चे के परवरिश में माता पिता के अलावा एक्सटेंडेड फैमिली की क्या भूमिका रहनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए उससे ना यू फील मोर कंप्लीट। आपको यू डोंट डिपेंड ऑन टू पर्सन्स ओनली, और हर एक से ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट तो है। और आप ज़्यादा सिक्योर्ड फील करते हो, लेस एंक्शस हो जाते हो। अगर आपके घर में एक्सटेंडेड फैमिली है तो आपको सबको एक दूसरे से हेल्प मिलती है, छोटों को बड़ों से। बट अगर बहुत ज्यादा लोग किसी बच्चे के लाइफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही है? नहीं, अगर वो उसे गवर्न कर रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं उसमें, तो फिर सही नहीं है। राइट, इट हैज टू बी इंड्यूसिव। इट शुड बी इंड्यूसिव एंड इट शुड बी, आई टोल्ड यू ना, देयर शुड बी वन गवर्नमेंट। देयर शुड बी सम फैमिली रूल्स विच शुड बी फॉलोड, कि भाई इस समय तक खाना खा लेते हैं, रात को बाहर नहीं जाते हैं, या वॉट एवर, मतलब इस समय हम टीवी देखते हैं। अगर वहाँ रूल हैं तो उस हिसाब से बच्चे की एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। देखिए राइट। यू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन योर एक्सपेक्टेशन आर नॉट फुलफिल्ड। राइट। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड है तो यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड, राइट। यू डोंट गेट एंग्री, यू डोंट थ्रो टेंट्रम्स। तो अगर राइट। आपको एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि एक एनेक्डोट है कि एक, जैसे सपोज ये इतनी बढ़िया लेक बनी हुई है यहाँ, और हमें क्रॉस करके उधर जाना है, देयर इज अ ब्रिज। अगर उस ब्रिज पे रेलिंग्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, लिमिट्स नहीं है, सो इट्स तो हम पे अनसेफ। हम बड़ा अनसेफ हो गया। तो हाँ। हम डर डर के चलेंगे उस पे। अगर राइट। इस पे रेलिंग रेलिंग लग लग जाए। गई तो फिर हम कितना तेजी से क्रॉस कर जाएंगे। तो दिस, सो वॉट एवर बाउंड्री यू पुट अराउंड द चाइल्ड इज फॉर हिज सेफ्टी, ओके, नॉट फॉर आवर कन्वीनियंस। नॉट फॉर अवर कन्वीनियंस, इट इज फॉर हिज सेफ्टी। उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी कैलकुलेशन वैसी हो जाएगी। तो ये डिफरेंस किसी पेरेंट को कब समझ में आए, या कब समझ में आनी चाहिए, या कैसे समझ में आनी चाहिए?
कई दफा पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पाबंदियां लगा देते हैं। मोस्टली तो जो पाबंदियां ना, एज आई टोल्ड यू, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर पास्ट। जैसे हमारे पापा करते थे वैसे ही हम करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ पास्ट की बात हो रही है, अगर एक दंपत्ति है और उसमें से जो एक पार्टनर है काफी ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड के साथ आगे आया है और अब उसे एक संतान सुख प्राप्ति हुई है, तो वो उस पास्ट ट्रॉमा से ब्रेकआउट करके इसमें आना चाहिए, या ये अपने आप में थेराप्यूटिक होने वाला है उसके लिए? नहीं, ये उसके लिए जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो ट्रॉमा से निकला है, उसके लिए तो ये काफी हद तक थेरेपेटिक हो जाएगा। बट आई शुड से देयर इज नो क्लियर सिंगल लाइन आंसर फॉर ऑल दिस। यू हैव टू बी लिटिल विजिलेंट बिफोर यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट और यू आर गेटिंग यू आर बिकमिंग पेरेंट्स। पेरेंट्स, राइट? तो आपको पेरेंटिंग तो पढ़नी चाहिए। राइट। डॉक्टर रस्तोगी, एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने अपने आसपास देखी है कि अगर एक बच्चा है तो चलो ठीक है, उस पर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, बट अगर दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों में एज गैप कम है और दोनों की पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है, तो पेरेंट्स बहुत स्प्लिट हो जाते हैं कि हम दोनों बच्चों को किस तरह से संभालें, और फिर वहाँ पे ब्लेम गेम शुरू होती है। नहीं नहीं, एक तो पेरेंट्स ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, चाहे गैप कम हो या गैप ज्यादा हो, क्योंकि देखिए हम सभी डिफरेंट हैं हम्म। और डिफरेंट सोचते हैं, और हमें सबको ही लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। राइट। सबको, आप हम अगर सब विक्टिम है, जितने हैं राइट? ना, सबको लगेगा मुझे तो कोई समझता ही नहीं, राइट। मतलब आई एम द ओनली वन हु इज राइट एंड बाकी सब लोग मुझे समझते ही। तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे की कोई चीज उन्हें पसंद आ जाती है, वो दूसरे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कहेंगे देखो तुम्हारी बहन ने तो ये करा था, तुम्हारे भाई ने तो ये करा था। वो उनमें एक राइवलरी को और एडवांस कर देते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए हर बच्चा डिफरेंट है और उम्र के साथ वो भी करेगा। बट वो आपस में उनके कंपैरिजन से बहुत राइवलरी पैदा कर देते हैं। ये सिबलिंग राइवलरी बहुत एक्सट्रीम हो सकती है क्या डॉक्टर रस्तोगी? ये बहुत एक्सट्रीम ही होती है और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस है। जैसे कि एक किस्सा। अगर आप इसे देखें, कितने पेरेंट्स, कितने भाई बहन ऐसे हैं जो शादियों के बाद जब वो थोड़े बड़े हो गए वो साथ रह रहे हैं या साथ बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। वो बस कागज पे रह जाते हैं या शादी ब्याह के लिए रह जाते हैं कि इनके ताऊ जी हैं, इनके चाचा जी हैं, और उनमें वो इंटीमेसी जो बचपन में थी वो खत्म ही हो जाती है। बट लोग इसको बड़ी आसानी से, वो पैसे का मुंह है इस वजह से अलग हो रहे हैं, जायदाद का मुंह है इसलिए अलग हो रहे हैं, इस ये वजह बताते हैं, बट कहीं ना नो, कहीं इसकी। इट इज रूटेड इनटू द सिबलिंग राइवलरी। अगर हम्म। वहीं से शुरू से अगर ये चीजें नहीं होती आपस हम्म। में एक ईर्ष्या, जैसे ना जब बड़ा बच्चा होता है हम्म। तो यू आर होल सोलली मेटेरियल वाइज, हम्म। इमोशंस वाइज यू बिलोंग्स टू हिम ओनली। अच्छा। अब दूसरा बच्चा आने वाला है, आपने कोई उसकी ना प्रिपरेशन नहीं करी कि दूसरा बच्चा हमारे घर में आने ये वाला मेरे साथ हुआ है डॉक्टर रस्तोगी। पेंसिल बॉक्स से लेकर के यूनिफॉर्म तक सब मुझे अपने भाई की मिली है। है। नहीं नहीं, आपको मिली है, आपको तो फिर भी अच्छा लगा, बट तानिया जो आपका बड़ा भाई है हाँ जी। उसे ये कभी अच्छा नहीं लगा कि मेरा सामान क्यों कि दिया जा मेरा रहा है। सामान इसे क्यों दिया जा रहा है। तो हम्म। उन्होंने एक एरोगेंस आपके खिलाफ पैदा कर दी, चाहे वो मैनिफेस्ट हुई उस समय या नहीं हुई, हम्म। बट एक इरिटेशन उसके दिमाग में डाल दी। कि मेरा सामान लेके बिना मुझसे पूछे उसे दे रहे हैं। हाँ, नहीं पूछ के भी क्यों दे रहे हैं। मेरा है। मतलब वो तो मैंने बताया ना, आप मेटेरियल वाइज, हम्म। धन संपत्ति वाइज हम्म। और इमोशनली हम्म। सारे के सारे उस बच्चे के थे। अब ये नया बच्चा आ गया, उसके लिए प्रिपरेशन करी नहीं, उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रखा। ओके। और फिर वो क्या देखता है कि जो दूसरा बच्चा है ना हम्म। उसको, अब क्योंकि वो छोटा है, उसको गोदी में भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बड़े बच्चे को वो सोचते हैं थोड़ा कि ये तो इग्नोर हो गया। इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं, हम्म। नॉट इग्नोर्ड, उन्हें बट लगता है उसको। तो इंडिपेंडेंट हो गया, अभी तो हम्म। बड़ा हो गया। हम्म। और इवन अगर मैंने एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना देखा, जैसे नाना नानी आएंगे हम्म। तो छोटे बच्चे के जो क्लोथ्स हैं वो बहुत सस्ते आते हैं कंपैरेटिव राइट। टू बड़े बच्चे के। नंबर वन। तो उसका तो एक आएगी ड्रेस और छोटे बच्चे की 10 ड्रेस आएंगी, तो वहां भी उसका दिल फुकता है कि ये क्या हो रहा है, हाँ। मतलब व्हाई आई फ्रीक्वेंसी, हैव टू हाँ बी लाइक हाँ। दैट। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे के छोटे से मन को बहुत हम्म। डैमेज करती हैं। अब ऐसा है कि अब कुछ टाइम से, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जब से इनका चलन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कोविड-19 से, हर प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा कंटेंट है पेरेंटिंग 101 को लेकर के। अच्छी पेरेंटिंग किसे कहते हैं, बुरी पेरेंटिंग किसे कहते हैं। जैसे कि एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि एक महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और पूरा कमेंट सेक्शन दो हिस्से में डिवाइड हो गया है। कुछ लोग उसे अच्छा कह रहे हैं कि नहीं, ये बाकी जो मॉडर्न लड़कियां आ रही हैं जो ब्रेस्ट फीड करने से डरती हैं, बचती हैं, उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये बहुत गलत है, ये हमारे
कल्चर को कहीं ना कहीं एक हानि पहुंचा रहा है। आपका इस पे क्या नहीं टेक नहीं, है? व्हाट डू मीन, ओपनली ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं? In a public space, but it was not open. She was not naked or vulgar in any way, but she was recording herself while breastfeeding her child in a public space. शी वाज रिकॉर्डिंग Recording, yes. एक ब्रेस्ट सेल्फी फीडिंग? से, हाँ जी। नो, इट्स ओके, दैट इज हर चॉइस, हम्म। और इसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, इट्स नॉर्मल फिनोमिना। राइट। बट ये जो मैंने एक सेक्शन ऑफ कमेंट्स पढ़े कि ब्रेस्ट फीडिंग ये देख करके एक मॉडर्न महिला कि अपने बच्चे को पब्लिक स्पेस में ब्रेस्ट फीड करा रही है, बाकी लड़कियों को भी इससे कुछ प्रोत्साहन मिले, क्या सच में ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के हमारे कंट्री में स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी गड़बड़ है? नहीं नहीं, सारी कंट्रीज में गड़बड़ है, दे ओके। आर मैनी रीजन फॉर इट, एंड मुझे लगता है अगर वो ऐसा कर रही हैं और ये कहीं ऐसा हुआ है तो ठीक है। से मतलब इससे एक और नेचुरल फिनोमेना ही डेवलप होगा ना, वो अपने राइट। बच्चे को तो फीड करा रही है, एंड दैट इज गुड। राइट। ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एवरीबडी सेज दिस, बट जो इसका जो डेटा है वो बड़ा अच्छा नहीं है। मतलब 6 महीने की एज पे जाते जाते 50% फ्लॉप कर जाती हैं, ओके। दूध ही नहीं पिला रही होती, सब ऊपर का दूध पी रहे होते हैं। बट क्यों ऐसा क्यों करती हैं? अब ये देयर आर मैनी स्टैटिस्टिक। रीजंस। फर्स्ट जो स्टार्टिंग होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क आता है, फर्स्ट टू 5 आवर्स में अगर इनिशिएट करा जाए तो सबसे ज्यादा अच्छे चांस हैं कि इनिशियली ही वो बिगिन हो जाएगा। राइट। सेकंड, अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट टू 5 आवर्स में नहीं शुरू करा है तो ये आफ्टर 48 आवर्स और सो और 72 आवर्स के बाद शुरू होता है। तो उस समय पेरेंट्स बॉटल फीडिंग शुरू कर देते हैं। सेकंड, नर्सिंग होम में अगर आप जाओ तो फर्स्ट टू 5 आवर्स में कोई इनिशिएट नहीं करता, और छोटे बच्चे को जो रिलेटिव्स हैं वो लेके बैठ जाते हैं, तो माँ से दूर कर देते हैं, तो जो उनके बीच में एक डाइट बनना चाहिए वो नहीं बन पाता। इसकी क्या वजह है? और देखिए तानिया, सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो और भी लाइफ जीना चाहती हैं, जैसे वो डिस्को भी जाना चाहती हैं, या कई बार वो बच्चे के बिना भी घूमने जाना चाहती हैं, जैसा कि मैं देखता रहता हूँ। तो उन्हें लगता है कि फिर बच्चा हमारा पीछे कैसे रहेगा। तो राइट। उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हें एडवाइस करती हैं, एक बॉटल जरूर लगा देना, फिर ये बॉटल नहीं पकड़ेगा। तो पहले तो वहां सेबोटाज होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, वो दे स्टार्ट टॉप मिल्क थ्रू बॉटल। सेकेंडली, उन्हें ये लगता है क्योंकि बच्चा रोया तो उन्हें लगता है भूखा है। जब अच्छा। माँ पैदा हो जाती है ना, बच्चे पैदा होने के साथ, तो माँ को हर क्यू ये लगता है भूखा है, भूखा उन्हें है। हाथ चूसा तो भूखा है, रोया तो भूखा है, शुशु कर दिया तो भूखा है। तो वो इस तरह से अब सब सोचते हैं, राइट। एंड दे स्टार्ट फीडिंग कि मेरा दूध सफिशिएंट नहीं है, इसे अब ऊपर का दूध तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बेचारा बहुत भूखा हो रहा है। और एक वो ग्रोथ को लेके ना, ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं करती हैं जो इंडियन कम्युनिटी है खासकर, दे डोंट गो फॉर वेल बेबी चेकअप, दे गो फॉर सिक बेबी चेकअप ओनली। तो उस समय आप वैसे ही बहुत स्ट्रेस में होते होगे जब बच्चा बीमार हो गया। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर वेल बेबी चेकअप, आप देखते हो कि ग्रोथ चार्ट पे आपका बच्चा जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है। तो आपकी अगर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ग्रोथ चार्ट फॉलो कर रहे हो आप और वेल बेबी चेकअप के लिए जा रहे हो, तो आप जहाँ तक चांसेस हैं यू विल बी स्टिकिंग टू द ब्रेस्ट फीडिंग शेड्यूल। डॉक्टर रस्तोगी, मैंने आपके बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं और आप अपने ब्लॉग्स में कार इफेक्ट और स्टीयरिंग इफेक्ट की बात करते हैं। राइट। तो ये कार इफेक्ट क्या है? देखिए, कार इफेक्ट ये है कि अक्सर ना पेरेंट्स समझ नहीं पाते बच्चों को, और वो एक ही कंप्लेंट बताते रहते हैं, इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। जब भी बच्चा रोया तो वो, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं है और उनको समझने के लिए बहुत डेप्थ से नॉलेज चाहिए, और उनको पता भी नहीं होता कि किसी और वजह से भी रो सकता है, वो सोचते हैं इसके पेट में दर्द हो गया, और वो फिर उस तरह से उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जबकि बच्चा ठीक मायने में ये लोकलाइज करना भी नहीं जानता कि उसे अगर कहीं पेन है तो ये बता दे मेरे कान में दर्द है या पेट में दर्द है। छोटे राइट। बच्चों को ये पता नहीं चलता है। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत परेशान हो रहा है और आपको कुछ सर्वे करके मिल नहीं रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप अपने बच्चे को लेके कार में घूमने चले जाइए। ओके। और अगर आपका बच्चा रास्ते में जाके चुप हो गया, जो कि चांसेस है कि वो रास्ते में जाके चुप हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब उसे कोई प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। अच्छा। इट ओके। मीन्स ही वांट टू चेंज और मूव अराउंड, या उसको कहीं घूमना है या कुछ मूवमेंट देखना है, वो क्लस्ट्रोफोबिया महसूस कर रहा है उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, ही वांट टू चेंज दैट एटमॉस्फेयर। एंड व्हाट इज स्टीयरिंग इफेक्ट? स्टेयरिंग इफेक्ट ये है कि जो आपकी छोटी छोटी गलती होती है, जैसे कि आपने अभी ब्रेस्ट फीडिंग की बात करी और एक माँ ने सोचा कि मैं एक बार बॉटल का दूध दे देती हूँ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे चल के फिर बॉटल का दूध पी लिया करेगा। तो एक छोटी सी गलती वो बहुत बड़ा उसको डिसएडवांटेज देने जा रही है। पहली बात,
जो बॉटल के अंदर दूध होएगा वो गाय का या भैंस का दूध होएगा, बिकॉज चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो चाहे वो निसेंट हो, क्योंकि जितने पाउडर हैं वो गाय के दूध से बने हुए हैं, राइट। एनरिच्ड काउज मिल्क है। तो उसकी प्रोटीन हमारे बच्चों के लिए नहीं है, वो दैट इज मेंट फॉर द काउ काउ बेबीज। बेबीज। ऐसे में आपने दो प्रोटीन इंट्रोड्यूस कर दी तो उसके एलर्जी के चांसेस बढ़ गए, फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। मान लो उसे बॉटल की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना होने से उसको लूज मोशन शुरू हो गए, मे राइट। बी ही लैंड अप इनटू रीनल फेलियर, मे बी ही लैंड अप इनटू नर्सिंग होम। और आप 5-6 डेज बच्चे ने बहुत जो सफरिंग अननेसेसरी बियर करी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो राइट। दिस बिकम स्टेयरिंग इफेक्ट कि आपने गाड़ी चलाते चलाते फ्यू जो है अपने स्टेयरिंग चेक चेंज कर दिया, बहुत थोड़ा सा, आपको भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ आपको ज्यादा भी कुछ। नहीं लग रहा। वो आप अगर ऊपर अंतरिक्ष से देखोगे तो पता चलेगा आपने कितना ये जो कुछ है मतलब जो नीचे सिग्निफिकेंट, देख हाँ। के नहीं पता चल रहा, और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस भी क्या हो गए और कितना आपने डैमेज कर दिया। राइट। यू हैव टू बी जस्ट राइट, ओके। इफ यू हैव जस्ट चेंज लिटिल बिट, एक्सीडेंट। ओह वाओ। तो ये जैसे कि अभी मैं खुद तो एक पेरेंट नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये समझना बहुत आसान हो रहा है, बट कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होता होगा कि पेशेंट्स आते हैं और आप उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उसे उस तरह से ले नहीं रहे हैं। ये तो रोज ही होता है और मोस्टली यही होता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन बिलीव्स कि उन्हें ऐसे लगता है कि डॉक्टरी बहुत सिंपल चीज़ है, और जो हम भी तो जानते हैं। तो डॉक्टर रस्तोगी, जब एक पेशेंट या एक पेशेंट के गार्जियन आते हैं और वो इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ, तो आपके काम में क्या चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं? मुझे ये लगता है कि जो मैं उन्हें चीज़ देना चाह रहा हूँ, जो बच्चे के इंटरेस्ट में मैं उनकी एंटिसिपेटरी गाइडेंस देना चाह रहा हूँ, वो शिफ्ट हो जाती है, राइट। बिकॉज उन्होंने मेरा दिमाग किसी और जगह मोड़ दिया, उन्होंने मेरी बात ना मान के मुझे कहीं थोड़ा सा या तो डिस्टर्ब कर दिया, या जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, और यू राइट। कैन से इट इज इनटू द रिसोर्सफुल स्टेट। डॉक्टर रस्तोगी, मैं आपको दो सिचुएशंस पे लाना चाहती हूँ। एक सिचुएशन वहाँ है जहाँ पे जैसे कि ये फ्लोर है, एक बच्चा फ्लोर पे लेट के खेलना चाहता है, और एक पेरेंट्स हैं जो कि उसे खेलने दे रहे हैं कि ठीक है, लेट के खेलना चाहता है, खेले, हम घर जाके नहला देंगे। और एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं, नहीं वहाँ नहीं बैठना है, वहाँ नीचे नहीं लेटना है, वो गंदा है, वो फर्श गंदा है, तकलीफ होगी, बीमारी हो जाएगी। तो ये दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स जो हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, पर क्या दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे? नहीं देखिए, एक इसमें बैलेंस चाहिए। सपोज बच्चे को इंडिपेंडेंस भी चाहिए, फ्री प्ले भी चाहिए। हम्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल आप ही उसे कंट्रोल करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। सपोज सड़क क्रॉस करनी है, बच्चा हम्म। खुद सड़क क्रॉस कर रहा है और वो इस अभी इतना डेवलप नहीं है, तो फिर नेचुरली आप उसे हाथ पकड़ के सड़क सड़क क्रॉस कराओगे। अब जैसे कोई फर्श पे लेट रख के खेल रहा है, हम्म। तो ये मेरे ख्याल बचपन के साथ ये ठीक जैल होती है बात। तो एक बच्चे को बड़े करने का जो तरीका होता है, एक पेड़ की तरह बड़ा करना चाहिए, एक गार्डन प्लांट की तरह बड़ा करना चाहिए? इट शुड बी लाइक ए गार्डन प्लांट। कि थोड़ी छटाई थोड़ी कटाई जरूरी है? कटाई, वही बाउंड्रीज जो आप लगाएंगे, हम्म। तो उसमें थोड़ी प्रूनिंग तो जरूरी है, बाउंड्री से ही उसकी एक्सपेक्टेशन तय हो जाती है। बट हमें ये याद रखना है कि बाउंड्रीज हमारे कन्वीनियंस की ना हो, बच्चे के जो सेफ्टी भी के लिए। आपकी नॉलेज है, बेस्ट नॉलेज है, कि हम्म। कोई भी अपना पेरेंट या कोई डॉक्टर अपने मरीज का गलत नहीं चाहता, ना ही कोई पेरेंट अपने बच्चे को स्पॉइल करना चाहता है, बट दैट इज हाउ वी डू। और जो भी हमारी नॉलेज है और उसे शार्पन करना चाहिए। इनफैक्ट बाउंड्री सेट करने से ही वो प्रूनिंग हो जाती है। किसी भी पेरेंट को कैसे ये विद टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है कि कितनी बाउंड्रीज लगानी है, कौन कौन सी लगानी है? देखिए, कुछ बेसिक बाउंड्रीज तो पता ही है सभी को। जैसे मीठा खा के नहीं सोना है, टूथब्रश हम्म। करके सोना है। अब वो आदतें तो हमें पता है, बट उसमें हम ये सोचते हैं तो छोटा है, हो जाएगा। वहीं गड़बड़ हो जाती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है डॉक्टर रस्तोगी कि आपने कुछ रेकमेंड किया हो, सजेस्ट किया हो अपने पेशेंट के गार्जियंस को, और वो उस पे काम ना करना चाह रहे हो? जैसे कि इनहेलर को लेकर के काफी। हाँ, इनहेलर को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और वो पुरानी रूटेड हैं। हम्म। क्योंकि पहले जब इनहेलर आए होंगे, जो मुझे लगता है बहुत एक्सपेंसिव रहे होंगे, बिकॉज इट वाज ए रिवॉल्यूशन इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन। ऐसे में वही लोग यूज़ कर पाते होंगे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, या जो डायर सिचुएशन में होते होंगे, तो उन्हें लोगों ने यूज़ करते देखा,
तो उनके दिमाग में एक इम्प्रेशन बन गया कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमारी वाले लोग यूज़ करते हैं। राइट। तो वो उसे एक एज ए प्राइमरी मॉडलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। और जो सीवियर डिसीज वाले हैं वो तो लाइफ लॉन्ग यूज़ करते हैं, जबकि बच्चों के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी ग्रोथ के साथ एलिमिनेट हो जाती हैं, क्योंकि लंग भी पूरा बना हुआ नहीं होता, लंग ही पूरा बन जाता है 6-7 साल तक आते आते, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो पेरेंट्स ही बात नहीं समझते, वो डॉक्टर से बोलेंगे इसकी तो आदत पड़ जाएगी, एंड समटाइम दे स्पीक लाइक दैट सो दैट डॉक्टर फील अपसेट, या दैट पुट्स हिम ऑफ, जबकि वो तो अच्छा करना चाह रहा है। राइट। Why should we harm to the parents or to the child? There is no reason for it. बट फिर भी वो ऐसा बोलते हैं या मिसगाइडेड रहते हैं। तो कई बार जो आप उसकी एंटिसिपेटरी गाइडेंस आप अब बोलने जा रहे हैं कि अब आपको ना घर के अंदर गीले पानी से मॉपिंग करनी है, नो ब्रूमिंग, आपको कारपेट्स वगैरह हटाने, अब आप ये एंटिसिपेटरी गाइडेंस करने चाह रहे हैं जो डिसीज़ में, क्योंकि हम जब डिसीज़ में दवाई लिखते हैं तो उसके साथ और चीज़ें भी बताते हैं। आप पूछो क्या खाना है क्या नहीं खाना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम बताएंगे ही। तो वो हमारा फोकस जो हम और गाइडेंस आपको देने जा रहे थे उससे शिफ्ट हो जाता है। अब उसमें उलझ गए जिसमें उलझना ही नहीं चाहिए। सो एज अ डॉक्टर आप इससे कैसे ओवरकम करते हैं? वी ट्राई, मैंने कुछ काउंसलिंग शीट्स बना रखी हैं जो मैं पेरेंट्स को देता हूँ, और बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई उसे पढ़ता नहीं। राइट। जितनी भी मैं शीट्स देता हूँ और जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे बात करता हूँ तो मदर यही कह देती है हमें टाइम नहीं मिला। डॉक्टर रस्तोगी, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे छोटे बच्चे स्पेशली 1 to 3 years ओल्ड बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि ये उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सही है, बट क्या हर बच्चे का हाइपर एक्टिव होना ज़रूरी है? नहीं, थोड़ा तो हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे उस एज के, क्योंकि एक्सप्लोरर होते हैं। अब वो अगर एक नॉर्मल लेवल से ऊपर है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, और बहुत सारी हाइपर एक्टिविटी उनकी रात में ठीक से ना सोने की वजह से होती है। राइट। अगर उनका नोज ब्लॉक है रात में और एडिनॉइड्स बढ़ गए हैं तो बहुत सारी हाइपर एक्टिविटी उसकी वजह से हो जाती है। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में थोड़ा ही फाइन लाइन होती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाके बताते हैं तो वो समझते हैं। अगर हम ऑटिज्म की बात करें, ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें, तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरह की पेरेंटिंग काम करती है या ऐसा कोई सेट रूल नहीं है? देखिए, जो ऑटिज्म या ऑटिज्म टाइप के डिसऑर्डर्स हैं या एडीएचडी है, दीज आर न्यूरो डाइवर्सिव डिसऑर्डर। राइट। तो एक पर्सनैलिटी होगी न्यूरोटिपिकल, जैसे हम सब हैं वैसे ही है। पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऑटिज्म वाला बच्चा लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मली जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं ऑटिज्म का लेवल देना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ओके। उससे ना मदर और ज़्यादा उलझ जाती है और वो इसी बात को प्रूव और डिसप्रूव करने में लग जाती है ऑटिज्म है या नहीं है। अब क्योंकि ऑटिज्म की कोई ऐसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो है नहीं, और ना ही कोई ऐसी एमआरआई वगैरह या ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि एकदम ही पता चल जाए ऑटिज्म है या नहीं, तो उनको अगर वो ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे हमारा ये बच्चा न्यूरो डाइवर्स है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे हम शक्ल में सब डिफरेंट होते हैं, हाइट वेट में डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक घंटे को देखें, एक बैल को देखें, तो उस बैल के अंदर मोस्टली हम सब, आप किसी की हाइट मान लो 4 फुट 11 इंच है और 5 फुट 7-8 इंच है, तो सब वो नॉर्मल की वेरिएशन में है। बट कुछ ऐसा भी होगा जो 4.5 फुट का होगा बच्चा, राइट। और एक ऐसा भी होगा जो 6 फीट प्लस होगा, तो वो आउट ऑफ द बैल हो गया। तो ऐसी बिहेवियर के अंदर ये तो हो गया फिनोटाइप्स, मतलब राइट। जो देखने में हम दिख रहे हैं, जो बिहेवियर के अंदर भी ये चेंजेस हो सकते हैं जो हमारे नॉर्मल से हटके हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी कोई किस्सा या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहाँ पे पेरेंट्स बिल्कुल डिनायल में हैं कि उनके बच्चे न्यूरल डाइवर्सिव नहीं हैं एंड दैट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम फॉर द नहीं नहीं चाइल्ड? नहीं, वो ये तो मानते हैं वो न्यूरो डाइवर्सिव है, बट वो जब भी मतलब जब भी उन्हें किसी थेरेपी में या किसी चीज में इन्वॉल्व करा जाएगा, वो एकदम से न्यूरोटिपिकल बच्चे से कंपेयर कंपेयर करने करने लगते हैं। लगते हैं, और फिर हॉस्टाइल हो जाएंगे या डिप्रेस हो जाएंगे या डॉक्टर चेंज करने बैठ जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ कुछ करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर रस्तोगी हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड केयर पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं और पेरेंटिंग को एक सेट बुक नहीं है, रूल नहीं है,
बट आपने अपने पूरे 30 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपको एज अ डॉक्टर थोड़ा सा शॉक किया हो पेरेंटिंग में? अब ऐसे तो ऑफ लेट मुझे कुछ ऐसे याद नहीं आएगा, बट ऐसा अगर हम डे टू डे बेसिस पे देखें तो बहुत बार मन से लगता है कि मैं देखो इन्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ और और अच्छा ये बताना हाँ। चाह रहा हूँ, ये बट ये समझ ही नहीं रहे, हम्म। सुन ही नहीं रहे। जैसे कि खाना खिलाने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने इंडिया में खास करके देखा है कि फोर्स फीडिंग को एक तरह का प्यार मान लिया गया है कि अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो जबरदस्ती खिला रहे हैं, तो ये हमारा प्यार है उसके लिए, कि बच्चा तो खुद से खाएगा नहीं। नहीं, वो ना घंटों के हिसाब से बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आर्स के साथ। जैसे मनी प्लांट में से रोज एक पत्ती निकलती है ना, अब बच्चे की तो 5 उंगलियां 5 ही रहनी है, बट उन्हें ये रोज चाहिए कि ये फूल कुछ नया दिखे, हाँ। कुछ नया दिखे, गोल मटोल सा हो जाए। हम्म। और जो मैं कहता भी हूँ, मजाक में भी कहता हूँ कि जो लेडीज को भगवान ने बनाया ना, वो कंपैरिजन के लिए बनाया है। वो एक अगर कोई ज्वेलरी भी पहनेगी या रिस्ट वॉच भी पहनेगी तो वो ये सोच के पहनेगी कि मेरी फ्रेंड के पास नहीं है, राइट। मतलब कि मेरा एक्सक्लूसिव है। मेरा एक्सक्लूसिव है या ये एक्सपेंसिव है। तो वो ऐसे ही बच्चों के साथ भी फील करेगी कि मेरा बच्चा क्यों इंफीरियर है, जबकि वो उसको उसकी सीरत को डेवलप करना चाहिए रादर हम्म। देन वो उसकी फिनोटाइप्स में। अब सबकी ना देखिए, हमारी जो हाइट है वो हमारी जीन्स पे भी डिपेंड करती है, बहुत हम्म। सारी हर चीज़ मल्टीफैक्टोरियल है, किसी एक हम्म। फैक्टर पे तो बनी नहीं है। तो हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करें, और कई बार तो मैंने ये देखा है कि माँ जो है ना, 1 साल के बच्चे को अपनी फैमिली के 5 साल के बच्चे से कंपेयर कर रही है। एक वो एस्टिमेट करती है कि 5 साल पे होके कैसा दिखेगा। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, ग्रोथ स्पर्ट्स तो बहुत सारे आते हैं बच्चों की हम्म। लाइफ में। आप ग्रोथ चार्ट पे टिके रहें और उस पे मेंटेन करें। और क्योंकि मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। तो यू ट्रस्ट दैट कि भाई मेरा बच्चा बेस्ट है, राइट। rather than you are always in complaining mode and denial mode और आप बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। सो डॉक्टर रस्तोगी, जैसे हमने बच्चों की ग्रोथ की बात की, मैंने अपने जॉइंट फैमिली में देखा है कि लड़कों की ग्रोथ और लड़कियों की ग्रोथ को लेकर के काफ़ी विवाद होते हैं घर पे, कि क्या खिला रहे हो, लड़की जल्दी बड़ी हो रही है, इसके एसिड्स जल्दी डेवलप हो रहे हैं, पर बेटा वहीं पे अगर थोड़ा सा पतला है तो कुछ नहीं दे रहे हैं। मतलब इस तरह से कुछ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आपके साथ, कभी आपने देखा अपने करियर में? ये तो बाई एंड लार्ज रहता ही है, मतलब ये डिफरेंस तो हालांकि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है बहुत, बट इट विल टेक अप एटलीस्ट 10-20 years इन टाइम टू कम। बट ऐसा है हम्म। वो, मतलब इवन भाई बहन है और उनमें भाई छोटा है या बड़ा है कुछ है, तो वो प्रायोरिटी जो भी कुछ नया सामान आएगा, टॉय होगा, वो हम्म। प्रायोरिटी भाई के लिए जाती है। और ये सबसे ज़्यादा फीमेल ही करती हैं, दादी और मम्मी ही करती हैं, फादर शायद नहीं करेगा। वो कहेंगी देख तेरा भाई रो रहा है, इसे दे दे, और वो उसके हाथ से दिला देती चीज़। मेरे हिसाब से बहुत डेवलपमेंटली गलत चीज़ है किसी एक बच्चे का सामान दूसरे बच्चे को दिला देना। और वो हेल्पलेस होके से दे तो देती हैं लड़कियां, बट वो दे आर नेवर हैप्पी अबाउट अबाउट इट इट। एंड दे फील दे आर inferior टू दिस मेल चाइल्ड। एंड ये बात सोसाइटी, उनके खुद पेरेंट्स उनके दिमाग में ठूस देते हैं कि दे आर inferior। सो डॉक्टर रस्तोगी, एक परिवार में अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो दोनों को बराबर बड़ा करना चाहिए, या जिसकी इट इज जैसी नॉट, जरूरत? जिसकी जैसी जरूरत है, बराबर की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम्म। जिसकी जैसी जरूरत है, जो जो उसकी स्ट्रीम है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हम्म। तरह से करना चाहिए। और बच्चे को इंडिविजुअली अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि कंपैरिजन में अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब भाई भाई ने अच्छा करा तो आप, मतलब भाई से ऐसे बात करो ना कि ही इज योर आंखों का तारा। अब आप उसमें बहन को भी ले आए कि तेरी बहन को मैं ऐसे करती हूँ या तेरी बहन ऐसी है, मतलब हम्म। यू नो दैट्स नॉट गुड। यू हम्म। जस्ट फोकस ऑन दैट चाइल्ड, उसको अपना इक्वल ट्रीट नहीं करना, उसको अपना कंप्लीट देना है। राइट। जितना आप 10 मिनट बात करो उसी से बात करो। अब ये मैंने अपने परिवार में बहुत बार देखा है होते हुए कि जब पापा मुझसे खफा होते हैं तो वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तुम और तुम्हारी मम्मी बिल्कुल एक जैसे हो, मेरी एक नहीं सुनते। हम्म। क्या ये कंपैरिजन सही है, एक पेरेंट के साथ एक बच्चे को साइड कर देना, अपनी टीम से उसे निकाल देना? नॉट रियली, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि घर में एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, हम्म। ना कि 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम्म। ये ऐसी जो स्प्लिट व्यूज हैं, अब बच्चा ये
कंफ्यूज हो जाएगा who is right who is wrong। सो डॉक्टर रस्तोगी, मैंने एक चीज़ ना कई बार देखी है इंटरोगेशंस में, पुलिस वाले इंटरोगेशंस में, मूवीज में देखी है। एक बंदा बैड कॉप बनता है, एक बंदा गुड कॉप बनता है। एक बंदा आता है, उसे धमकाता है कि बता दे, और दूसरा आता है, उसे समझाता है। अब वो देखते हैं कि अगर बैड कॉप के बाद गुड कॉप आए तो वो ब्रेक कर जाता है। क्या बच्चा जब जिद करे या बच्चे को जब डिसिप्लिन करना हो, पेरेंट्स को भी ये टीम बनानी चाहिए बैड कॉप गुड कॉप की? नो, देखिए मेरा तो पूरी लाइफ की फिलॉसफी रूट कॉज एनालिसिस पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है कुछ है तो उसे ना काम डाउन करना चाहिए, ना कि आप अगर वो गुस्सा हो रहा है तो आप भी गुस्सा हो गए, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे तो जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट होगी। और बच्चों की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो वी शुड लेट देम एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जैसे बच्चा अगर आके कोई प्रॉब्लम में आता है, किसी ने उसके साथ बुलिंग करी है, कुछ भी करा है, वो आपसे मिल रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो आप ऐसे में बच्चे की पूरी बात सुने और उसे और पिंग करें और बता, तो वो रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे ग्रेजुअली जो डेवलप ब्रेन के करना अंदर ना, पड़ेगा। हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अलग अलग वर्क करता है। राइट। जो लेफ्ट ब्रेन है वो थोड़ा सा लॉजिस्टिक, मतलब वो इमोशनल है, और राइट वाला ब्रेन लॉजिस्टिक ब्रेन है। राइट। तो लेफ्ट ब्रेन जब तक अपने आप वेंट आउट नहीं हो जाएगा, जब तक राइट ब्रेन उसे ओवर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वेंट आउट होना, आप समझ गए भले ही क्या हुआ होगा, आप समझ गए, आप बड़े समझ गए, बट आप उसे बताने दो। राइट। एक जो बड़ा एक नोशन है ना, एक सब जैसी बच्चे ने गुजारे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता तो होता ही नहीं कुछ। डिसमिस नहीं करना नहीं चाहिए। डिसमिस करना चाहिए, किसी की फीलिंग को डिसमिस करना इज रूड, इट्स नॉट कंपैशन। ओवर पैम्परिंग को या बच्चे के हर जिद को पूरा करने को कई सारे पेरेंट्स प्यार का नाम दे देते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी एक ही बिटिया है, उसने जिद की, मैंने दिला दी। क्या ये सही है? नहीं नहीं, वो एक तरीके से ना हार्म बुक कर रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि वो जिद पूरी नहीं कर नहीं कर पाएंगे। पाएंगे। क्योंकि आपने सपोज, आप जितना जिद पूरी करते हैं, आप अपने बच्चे को उतना ग्रीडी बनाते हैं, मतलब उसका और चाहिए उसे, और चाहिए। तो उससे तो अच्छा नहीं है। एक बच्चे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना कैसे कर सकते हैं पैदा, एक पेरेंट कैसे कर सकता है? जब आप अपनी रेस्पेक्ट करने लगेंगे तो बच्चा भी सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीख जाएगा। मीन्स आप अगर जरा जरा सी बात पे, अगर एक बात आपने खुद ही कह दी और फिर उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप बच्चे को कुछ और टीच कर रहे हैं और खुद कुछ और कर रहे हैं, तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं सीखेगा। राइट। डॉक्टर रस्तोगी, मैंने आपके काम के बारे में पढ़ा है और मैंने देखा और पढ़ा है कि आपने जैज़ी तारा नाम का एक मैस्कॉट बनाया है। ये जैज़ी तारा क्या है? जब मेरा बेटा छोटा था तो बहुत लंबे लंबे बाल रखता था वो, और मैं एक दो बार उसे हेयर ड्रेसर पे ले गया और वो उसकी सीट पे बैठने को तैयार ही नहीं। ही केम बैक। फिर कुछ समय बाद मुझसे एक दिन बोला कि मेरे बाल कटा दो। अच्छा। हाँ, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ऐसे क्या हुआ। तो उसकी टीचर ने उसे कहा था, रोहन तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो गए और तुम कटवा के आना। तो उसने अपनी टीचर को, बिकॉज शी वाज हिज रोल मॉडल, ओहो। मतलब टीचर बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, तो उन्होंने क्योंकि कहा था तो वो उसकी मान गए। समझ में आ गई ये बात। तभी से मुझे लगा कि बच्चों के लिए ना एक रोल मॉडल होना चाहिए कि जिससे वो अच्छी अच्छी बातें सीखें। फिर धीरे धीरे मैं वीडियोस का ज़माना, एनिमेटेड फिल्म का ज़माना शुरू हो गया, कुछ ऐड आने लगे। एक शायद नोकिया का ऐड आया था, तो मैंने एक करेक्टर क्रिएट करने की कोशिश करी, और बहुत कोशिश के बाद ये जय जी तारा इवॉल्व हुआ। तो अभी जैज़ी तारा का क्या रोल है बच्चों की लाइफ में? बिकॉज दिस इज ए मॉरल साइंस फन वे मेथड। राइट। मॉरल उसके, वो जय जी तारा अंत में सब कुछ अच्छा करता है और उससे बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। कुछ पेरेंट्स मुझे फीडबैक देते हैं कि अब हमारा बच्चा सुबह उठ के पैर भी छूता है अच्छा। और जय जी तारा की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। वो मुझे लगता है कि
शिंचैन, हांगकांग, ये मतलब जो गन लेके कार्टून्स चलते हैं कार्टून्स, उनसे तो बेटर ही है बेटर है, राइट और उससे कुछ अच्छी बातें सीख रहा है बच्चा। राइट। अब इस पे भी लेकर के काफी डिबेट्स हो रहे हैं कि कौन सी एनिमेटेड सीरीज दिखानी चाहिए अपने बच्चे को, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए। इसे भी लेके काफी बातचीत हो रही है। एटलीस्ट जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है वो तो नहीं दिखानी चाहिए। बदतमीजी अगर कर रहे हो कार्टून कॉमेडी के नाम पे, उसे नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, उसे फिर वो बच्चे कॉपी करते हैं ना। मैंने देखा बच्चे बहुत पेट दर्द लेके आते थे, तो एक जैसे हम बहुत एक्सप्लोर करते थे, पेरेंट बहुत परेशान, इतनी मोटी गड्डी बन गई, तो जब बच्चे को बहुत डिटेल में इंटरोगेट करते तो वो बोलता था कि नूबी भी तो कहता है पेट में दर्द है। अच्छा तो वो नूबी की कॉपी करता था बच्चा। डॉक्टर रस्तोगी, ये तो बात हुई जैजी तारा का काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है बच्चों की लाइफ में, बट ये नाम कैसे सोचा आपने? मेरे को सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं ऐसा नाम रखूं कि जो हर आदमी याद रख सके और उसको एफर्ट न डालना पड़े, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का आदमी। दूसरा, मैं मेरी लाइफ मेरी दादी से बहुत इन्फ्लुएंस रही। उनका नाम था तारावती। ओके तो तारा तो मैंने वहां से पिक करा, और मैं उस समय हनी सिंह के गानों से बहुत इन्फ्लुएंस था जिस समय कंसीव कर रहे थे हम जय जी तारा। तो मैंने सोचा कि तारा सिंह रख देते हैं नाम। अच्छा हम्म फिर आई रियलाइज, सोचता रहा कि थोड़ा इंग्लिश टच भी हो, तो इस तरह से वो दो जैजी चीजें तारा, हाँ मेरी डॉटर ने सजेस्ट करा, और तो इट बिकम जय जी तारा। राइट। सो डॉक्टर रस्तोगी, दिस वाज लवली हैविंग यू ओवर। बहुत मज़ा आया, ढेर सारी बातें सीखने को मिली, एंड आई एम श्योर आपसे जो बातें मैंने सीखी हैं, आई कैन प्रीच अदर्स, आई कैन हेल्प देम विथ यू। बट ये जो जैजी तारा है, इसकी सब्सक्रिप्शन कहीं मिलती है बच्चों को? नहीं नहीं, दिस इज ऑल फ्री। ओके आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। जय जी तारा की ऐप है एंड्रॉयड पे, अभी iOS पे अप्रूव नहीं है, और एक जय जी तारा का गेम भी है, ओके जय जी तारा एंड एडवेंचर, दैट इज राइट ऑल्सो फ्री। उसमें आपके बच्चे को स्पेस की नॉलेज होगी। राइट उसमें 3 लेवल हैं गेम के अंदर, और बच्चे, मुझे लगता है कि कुछ और वीडियो गेम खेलने की जगह अगर ये खेलते हैं तो उन्हें स्पेस के बारे में भी अच्छा ज्ञान होगा। For you guys, we are going to put the links in the description below. So thank you so much, Dr. Rastogi. It was wonderful having you over. Tea with Tanya. थैंक यू तान्या, थैंक यू।